जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। ये देखिए क्या जबरदस्त कोट बोली गई है कि अ पर्सन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। ये मेरा वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट कोट भी है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमारा विजन पक्का है, अगर हमारा गोल इतना स्ट्रांग है कि हम उसे एट एनी कॉस्ट पाना चाहते हैं, तो फिर हमारे सामने कोई भी एक्सक्यूज कोई काम नहीं आता है। मतलब यहाँ पर तो ठीक है, लैक ऑफ मनी बोला गया है, लेकिन बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास तैयार रहते हैं कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं थी, या फिर घर पर मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा था, या फिर ये हो रहा था, या फिर वो हो रहा था, या फिर ये हादसा हो गया था जिस वजह से मैं नहीं कर पाया कर पाई। ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं। जिसको करना है वो कर जाता है, और जिसको नहीं करना है वो कितने भी उसके पास मौके आए, कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आए, स्टिल वो नहीं कर पाता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि जो व्यक्ति अपने गोल के प्रति बहुत डेडिकेटेड है, अगर उसको गोल अचीव करना ही है, तो अपने आप पर वो इन्वेस्ट ज़रूर करता है। वो इन्वेस्ट सिर्फ पैसों के रूप में नहीं हो सकता है, वो इन्वेस्ट जो है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। तो इसीलिए हमेशा अपने गोल के लिए इतना डेडिकेटेड रहिए, क्योंकि उसके लिए आप इतना वक्त दे रहे हो, इतना वक्त आपका जा रहा है। अगर वो गोल के लिए आप इतना डेडिकेटेड ही नहीं हो, तो किसी और गोल पर जाइए, उस पर डेडिकेशन दिखाइए। एटलीस्ट ये टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। तो अ पर्सन इज नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। उसके पास विजन नहीं है, उसके पास उतना डेडिकेशन नहीं है, उतना फोकस नहीं है, इसीलिए वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा है। यहाँ आपके सामने मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। यहाँ पर ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है ये आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचा सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, मतलब जीएस 1 2 3 4 मज़ा आ जाएगा आपको, और इतने कम प्राइजेस में है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक ये भी बहाना नहीं रहना चाहिए कि नहीं प्राइजेस बहुत ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर इतने कम प्राइजेस लाए गए हैं, और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनके मैसेजेस आते हैं कि मैंने अपने बर्थडे पे मुझे ये गिफ्ट किया, मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये गिफ्ट दिया, और मेरा अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट जो है देखने को मिला है। तो मतलब वही होता है कि कोई अपने फ्रेंड से मांग कर, पैसे मांग कर जो सब्सक्रिप्शन है वो ले रहा है, लेकिन फिर भी कोई कंप्लेंट नहीं है। वो हैप्पी है कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसके आपको रिटर्न्स मिलते हैं। तो और इसके जो रिटर्न्स है ये आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, तो इसके सामने क्या ही कोई चीज़ रहेगी, है ना। प्राइसलेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगता है ऐसी सारी चीज़ें देखकर। और ये जो कोट है ये इस पर भी सटीक बैठता है कि पर्सन इज़ नॉट पुअर ड्यू टू लैक ऑफ मनी बट ड्यू टू लैक ऑफ विजन। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आज हम यहाँ पर जो 11th मई है वो एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए आज के एडिटोरियल्स कौन कौन से देख लेते हैं। हम दोनों ही न्यूज़पेपर कवर करते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। तो इसलिए वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। जो भी यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू पढ़ते होंगे तो एक ही वीडियो में हमारा सब कुछ हो जाता है। तो इसे शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा एक्सप्लेंड सेक्शन हमें देखने को मिलता है इंडियन एक्सप्रेस में। तो उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जेरूसलम, यहाँ पर क्लैश हमें देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी जो क्लैशेस है ये कई दिनों से चल रही है, और ये चलती रहती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन मतलब हमारे लिए, हम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन ये है कि एक ही बार में जो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट है उसको तैयार कर लो एक साथ। आपको यहाँ पर कोई भी अगर क्लैश होता है ना, क्योंकि क्वेश्चन किस बेसिस पर पूछा जाता है, मेंस में अगर हम देखते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर हम देखते हैं, या फिर किसी भी स्टेट पीएससी में देखते हैं, तो जो करंट रिलेटेड इश्यूज चलते रह रहे हैं। अब यहाँ पर अगर क्लैशेस हो रहे हैं मतलब करंट रिलेटेड इशू है, आपको क्या क्लैश के ऊपर पूछा जाएगा? आपको क्या ये बोला जाएगा कि अभी हाल ही में क्लैश किस किस के बीच में हुआ था, या फिर क्लैश कहाँ पर हुआ था? नहीं, ये प्रीलिम्स तक ठीक है, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो हमें जो पैलेस्टीन एंड जो इजराइल है इनके बीच के रिलेशन के बारे में पूछा जाएगा। हाँ, अब उसमें कड़ियाँ वो जुड़ा सकते हैं कि यूएसए जो है उस वो अफगानिस्तान से निकल गया है, तो क्या इजराइल पर उसका कोई फ़र्क पड़ेगा, इजराइल और यूएसए के रिलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? या फिर इंडिया के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है उसका जो अभी हमारे बढ़ते रिलेशन है इसराइल के साथ, तो जो बढ़ते रिलेशन है उससे क्या पैलेस्टाइन के मुद्दे पर हमारा, क्योंकि अगर हम पहले देखते हैं मतलब 2011-12 के आसपास देखते हैं, तो हम पैलेस्टाइन के मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे।
तो क्या इसमें हमारा जो स्टांस अभी रिलेशन जो अभी इसराइल के साथ बढ़ा है, तो उससे क्या हमारा पैलेस्टाइन की तरफ देखने का नज़रिया जो है वो चेंज हो सकता है? क्या हम इसराइल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? हमारा जो डिप्लोमेटिक टाइज है क्या वो शिफ्ट हो सकते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसका भी अंदाजा, इसका भी ब्यौरा आपको रहना। तो इसके लिए मेंस आंसर राइटिंग कोड जो है वो भी आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये जो मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, करंट मुद्दा जो चल रहा है वो हम देख लेंगे कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसराइल पैलेस्टीन के बारे में बताने वाला हूँ। मतलब इतना डिटेल में हम जाएंगे कि मतलब समझ लो कि सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, सभी चीज़ें। इसके बाहर आपको ना ही कुछ देखना होगा ना ही कुछ पढ़ना होगा। तो ये जो यहाँ पर पीडीएफ रहने वाली है जो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, तो ये आप अच्छी तरीके से संभाल कर रखिएगा, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेंस में आप 80% चांसेस है कि इस पर कैसे ना कैसे, अब जैसे मैंने आपको बोला है उसी तरीके से, लेकिन कैसे ना कैसे इस पर आप क्वेश्चन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर चैलेंजेस अहेड इन वैक्सीनेटिंग इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये शॉर्ट में हम देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस किए जा रहे हैं। देन 1 in 7 हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो इन्फेक्ट है वैक्सीन लेने के बाद। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है उसकी इफिकेसी पर भी सवाल खड़े होते हैं। इफिकेसी बोलने के बजाय हम यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है उस पर यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं। मतलब 1 in 7 हॉस्पिटल स्टाफ जो है वो इन्फेक्ट हो रहा है, ऐसे स्मॉल स्टडी के द्वारा बताया जा रहा है। तो अब वही सारी चीज़ें जो हमें पता है, मतलब वैक्सीनेशन जो उसके 2 डोजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। एंड देन यहाँ पर अगर हम वैक्सीन लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर मतलब कम हो जाए जो केसेस है, जो मतलब इंटेंसिटी है कोरोना के इन्फेक्शन की वो कम रहे, है ना। ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, बाकी कुछ भी खास चीज़ नहीं यहाँ पर जाने लायक। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं तो यहाँ पर एक गाइडिंग फोर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टास्क फोर्स जो है, नया टास्क फोर्स बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको लेकर। तो ये वाले एडिटोरियल को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। देन यहाँ पर बिट्रियल बंगाल, ये पॉलिटिकल है, ये अगर आप देखोगे तो ये भी कुछ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। मतलब बेसिकली टास्क वास्क इसी के बारे में बातें चल रही है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इस पर, तो यहाँ पर देखिए मिडिल ईस्ट के बारे में बात हो रही है। अब ये जो एडिटोरियल है, ये एडिटोरियल ये बात क्या कर रहा है कि अफगानिस्तान जो है, देखिए इनके जो एडिटोरियल्स होते हैं ना मोस्टली ये अजम्पशन बेस्ड होते हैं मोस्टली, ठीक है, सारे नहीं लेकिन मोस्टली क्या होता है अजम्पशन बेस्ड होते हैं कि अभी ऐसा है कि यूएसए जो है अफगानिस्तान से अपनी आर्मी जो है वो निकाल रहा है ना। तो अब उसके क्या परिणाम पड़ सकते हैं, तो ये तो अजम्पशन भी रहेगा, क्योंकि क्या परिणाम पड़ेंगे वो देखने के लिए तो हमको बहुत ज़्यादा ये तो एनालिसिस अगर हमें करना है तो अजम्पशन पर ही बेस्ड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी फाइनल जो टोली है यूएसए आर्मी की वो अभी निकलने वाली है अफगानिस्तान से। तो क्या है कि यहाँ पर जब निकल जाएगी उसके बाद अगेन यहाँ पर एडिटोरियल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पर आएगा। देन उसके बाद जब सभी निकल जाएंगे, पूरा माहौल शांत हो जाएगा, उसके बाद हम यह जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है, मतलब अफगानिस्तान की सिचुएशन है, उसको हर पर्सपेक्टिव से, उसमें फिर हम टर्की वाला जो मैटर है वो भी जोड़ेंगे। देन उसके बाद इसराइल वाला मैटर जो है वो भी हम जोड़ेंगे। देन उसके बाद पाकिस्तान वाला मैटर जो है वो भी जोड़ेंगे, इंडिया वाला मैटर जो है वो भी जोड़ेंगे, एंड देन फाइनली यूएसए वाला मैटर जो है वो भी जोड़ेंगे। मतलब सभी पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पर अफगानिस्तान जो है उसको कवर करेंगे, जब यहाँ पर पूरा माहौल जो है मतलब कुछ टाइम बीत जाने के बाद, ठीक है। कि तालिबान जो है उसका क्या असर यहाँ पर होगा, तालिबान किस तरीके से अपने आप को अग्रेसिव करेगा, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर कवर करेंगे। तो जैसे आज हम यहाँ पर इसराइल पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, उसी तरीके से मिडिल ईस्ट जो है उसको भी हम यहाँ पर कवर करना पड़ेगा, जो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देन यहाँ पर ये हम देखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड ये भी पॉलिटिकल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम द हिंदू पर आते हैं, द हिंदू अगर हम देखें तो आज कुछ इतने खास एडिटोरियल्स नहीं है यहाँ पर। डिकोडिंग इनइक्वालिटीज डिजिटल वर्ल्ड में, देखिए डिजिटल वर्ल्ड, अलग अलग डिजिटल वर्ल्ड हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें जो इनइक्वालिटीज है उसके बारे में बात हो रही है। तो सभी पहलुओं से हम यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर विक्ट्री, ये वाला जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर हम देखते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इस पर, तो नेशनल हेल्थ सर्विस जो है इंडिया में। अब देखिए नेशनल हेल्थ सर्विस ये एक ही बार में कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विस जो है इंडिया में किस तरीके, ये बार बार आते रहेगा। मतलब हेल्थ से रिलेटेड तो इतनी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं इतने टाइम में, है ना। तो ये मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, कुछ खास पॉइंट्स निकल नहीं रहे। इम्पैक्ट जो है वैक्सीनेशन का, अगेन वही जो वैक्सीनेशन के बारे में देख रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस है, वो तो इंडियन एक्सप्रेस के इसमें देख ही रहे हैं। तो और क्या यहाँ पर 60 से ऊपर वाले जो उनको फायदा है, इस तरीके से यहाँ पर बातें हो रही है जो इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आएगी। फिक्सिंग द वैक्सीन क्रंच, तो यही है फिक्सिंग किस तरीके से करना है, क्या करना है। तो वैक्सीन चैलेंजेस जो है उसमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स हमारे कवर हो रहे हैं, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है।
तो इस तरीके से हमें आज एडिटोरियल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो आइए एक एक करके सभी एडिटोरियल्स को यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे बिहाइंड द क्लैश एट जेरूसलम अल अक्सा। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि क्या चल क्या रहा है, क्यों हमें इसको पढ़ना है, तो इजराइल पुलिस स्टॉर्म्ड, यहाँ पर जो मॉस्क है वहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये जो है ये कंपाउंड ईस्ट जेरूसलम में हमें देखने को मिलता है, ईस्ट जेरूसलम। तो यहाँ पर आप जेरूसलम जो है वो देख सकते हो। बेसिकली यहाँ पर इजराइल है, ठीक है। लोकेशन आपको अच्छे तरीके से पता रहना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर हमें गाजा स्ट्रिप, ये अगर आप देखोगे ना, ये हमें गाजा स्ट्रिप जो है ये देखने को मिल रही है। ये ध्यान में रखिए क्योंकि जब हम पूरा ओवरऑल यहाँ पर पर्सपेक्टिव देखेंगे तब आपको यहाँ पर मैप जो है अच्छे तरीके से दिमाग में बैठा हुआ रहना चाहिए। यहाँ पर हमें वेस्ट बैंक जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला जो है ये वेस्ट बैंक है। एंड यहाँ पर ऊपर हमें लेबनान देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें सीरिया देखने को मिलता है, इस साइड हमें इराक देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जॉर्डन देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको इजिप्ट देखने को मिलता है। अब ये कंट्रीज़ में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी कंट्रीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलने वाली है आगे के टाइम पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो है देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 लोग जो है वो इंजर्ड हुए हैं, ठीक है। इजराइल ऑब्जर्व करता है जेरूसलम डे। तो अब ये क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें कंट्री को समझना पड़ेगा। तो कंट्री को जब हम देखते हैं तो इजराइल एंड पैलेस्टीन ये क्या है, तो इसमें इजराइल जो है, इजराइल ईस्ट ऑफ मेडिटेरियन सी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेडिटेरियन सी, एंड इसके ईस्ट में, इस साइड, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपको पता रहनी चाहिए डायरेक्शन, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है, एंड ये साउथ होती है। तो ईस्ट मतलब इस साइड अगर हम देखेंगे तो मतलब इस साइड है, तो ये ईस्ट में हमें इजराइल जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर हमें वेस्ट बैंक देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें जेरूसलम जो है ये देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर जो हमें मॉस्क पर देखने को मिला है, तो एक बार बड़े मैप में भी देख लेते हैं। ओवरऑल हम इस लोकेशन पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है ना, ये सारी कंट्रीज भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए एक बार बड़े मैप में चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी खूबसूरत धरती है, और हम भारत जो है उस तरफ आते हैं। सबसे पहले तो भारत को देखते हैं, देन उसके बाद हम इसराइल तक पहुँचेंगे। तो ये अगर हम देखें तो आज उजाला अभी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये है हमारा भारत। एंड देन उसके बाद अगर हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं, ठीक है, अगर हम ईस्टर्न साइड में जाते हैं, सॉरी वेस्टर्न साइड में जाते हैं, तो वेस्टर्न साइड में हमें इस तरफ जाते हुए यहाँ पर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ये देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, यहाँ पर हमें ओमान देखने को मिलता है। यहाँ पर हम मिडिल ईस्ट पर आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है, मिडिल ईस्ट। यहाँ पर हमें ईरान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें सीरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पर टर्की देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लेबनान देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इजिप्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है रेड सी, स्विस कैनाल का भी मुद्दा आप सभी को पता है ना, स्विस कैनाल यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, रेड सी, एंड यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन है। तो ये जो स्ट्रेट है यहाँ पर, ये जो स्ट्रेट है, इसको कौन सा स्ट्रेट कहा जाता है, बाब एल मंडब स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें इजराइल जो है वो देखने को मिलता है, इजराइल। और अगर हम यहाँ पर जूम करते हुए जाते हैं तो ये आपको इजराइल जो है वो नज़र आ रहा है। एंड देन फर्दर अगर हम और जूम करते हैं, क्योंकि इस साइड मेडिटेरियन सी है, और अगर हम जूम करते हैं, ये जो है ये यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो है ये क्या है, बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, बता सकते हो क्या है ये, है ना, 1994 ट्रीटी लाइन। तो क्या है, क्या ये पता चल गया आपको, दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डेड सी, है ना, डेड सी दिख रहा है ना। तो ये पता रहना चाहिए आपको कहाँ पर है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डेड सी कहाँ पर है ये भी नहीं पता होता है। तो ये एक डेड सी जो है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। एंड देन वहाँ पर अगर हम आते हैं, जो मॉस्क है, तो इस साइड मतलब जेरूसलम जो है उसके इधर साइड हमें मॉस्क जो है इसकी लोकेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो बाकी जो है, बाकी आपको ये जेरूसलम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमें जो मॉस्क है वो नज़र आ रहा है, जहाँ पर हमें जो भी अभी सिचुएशन ख़राब हुई है वो देखने को मिल रही है। तो ये लोकेशन है जो आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखते हैं इजराइल जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है लेबनान टू द नॉर्थ, है ना, हमने देखा है। सीरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है, जॉर्डन एंड वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, वेस्ट बैंक ईस्ट में है, एंड गाजा स्ट्रिप जो है वो हमें वेस्ट में देखने को मिलता है। तो ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद यहाँ पर पैलेस्टीनियन जो है ये आर दी अरब पॉपुलेशन। अरब पॉपुलेशन मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पर मुस्लिम जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। अरब पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पर इजराइल जो है उनके द्वारा जो टेरिटरी कंट्रोल की जा रही है वहाँ पर रहते हुए हमें देखने को मिल रहा है। अब उनको क्या चाहिए, उनको यहाँ पर इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म करना है। अभी अगर आप देखोगे तो इजराइल जो है वो सब कुछ वहाँ पर एरिया कंट्रोल करता है। इजराइल पैलेस्टाइन
इशू जो है वो मतलब यहाँ पर बेसिकली इशू है कि कौन यहाँ पर जो पार्ट ऑफ लैंड जहाँ पर वो रह रहे हैं, खासकर अगर हम देखते हैं गाजा स्ट्रिप बोलिए, वेस्ट बैंक वाला इलाका बोलिए, है ना, तो कौन कंट्रोल करता है, वो सिनारियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर इजराइल जो है वो कैसे स्टेट कैसे बना, मतलब कैसे इजराइल जो है वो उभर कर आया। तो इसमें जीविश जो है, जीव्स ये इनिशियली उनका कोई इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो नहीं था। जो जीव्स थे उनका कोई भी इनिशियली इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था। हिस्टोरिकली उन्होंने लार्ज स्केल जीनोसाइड जो है वो फेस किया है, एंटी सेमिटिक परसिक्यूशन फेस किया है, हॉलोकॉस्ट जो है वो फेस किया है। तो काफ़ी बुरी अवस्था जो है उससे वो गुजरे हैं। यूरोप जो है नियरली 90% ऑफ जीव्स उस टाइम पर हमें देखने को मिलते थे। कॉन्स्टेंट ऑपरेशन, परसिक्यूशन ये यहाँ पर वो फेस करते थे। लेकिन 1896 से लेकर 1948 तक बहुत सारे जो जीव्स है वो यूरोप में सेटल हो गए, है ना। जो ब्रिटिश कंट्रोल पैलेस्टाइन हमें देखने को मिलता है, जो अभी पैलेस्टाइन अभी हमने देखा है, उसमें वो जाकर सेटल हो गए थे। अब यहाँ पर पैलेस्टीनियन जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, है ना। और मैसिव इन्फ्लो जो है जीव्स पॉपुलेशन का हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो जीव्स है और अरब्स है वो रीजन में झगड़ने लग जाते हैं, फाइट करने, क्योंकि वहाँ पर पैलेस्टाइन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर अरब पॉपुलेशन रह रही थी, है ना। लेकिन जो जीव्स है लार्ज स्केल इसमें वो यहाँ पर स्विच हो जाते हैं, पैलेस्टाइन जो है वहाँ पर स्विच हो जाते हैं, वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। अब वो ब्रिटिश कंट्रोल्ड टेरिटरी थी, लेकिन वहाँ पर जो अरब्स बोलिए वो तो रह ही रहे थे ना। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जीव्स एंड अरब्स जो है उनके बीच में यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है। 1947 में यूनाइटेड नेशन जो है उसने यहाँ पर वोट किया टू स्प्लिट द लैंड इनटू 2 कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन ने बोला भैया ये स्प्लिट कर देते हैं, 2 कंट्रीज में कर देते हैं। ज्यूज ने ये प्लान जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। अब पैलेस्टीनियन जो उनको ये लगा कि यहाँ पर ये प्लान तो अभी के लिए ठीक है कि यहाँ पर हमारा जो झगड़ा चल रहा है उसमें यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि हमको यहाँ से बाहर भी भगाया जाए, पुश भी यहाँ पर कर दिया जाए। तो ये डर जो है उनके मन में कंटिन्यूसली रह रहा था। अब होता क्या है कि यहाँ पर ज्यूज जो है उनको यहाँ से भगाने के लिए जो अरब स्टेट्स है, जो मैंने आपको कहा था कि आसपास की जो कंट्रीज है वो आपको अच्छे ढंग से पता रहना चाहिए, वो इसीलिए यहाँ पर जो अरब स्टेट्स है इसमें आप स्टेट्स देखिए कौन कौन से, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है एंड इजिप्ट है। मतलब आप सोचिए कि यहाँ पर कितने हैं, जॉर्डन हमें देखने को मिल रहा है, इराक हमें देखने को मिल रहा है, जो सीरिया है वो हमें देखने को मिल रहा है, इजिप्ट हमें देखने को मिल रहा है। इन सब ने मिलकर यहाँ पर जो अटैक है वो कर दिया, जो वॉर है इजराइल के ऊपर वो कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे इजराइल जो है उसकी हार हुई या जीत हुई, इजराइल जीत गया। इजराइल जो है उसने इन सबको हरा दिया, जो पैलेस्टीनियन मिलिशिया से अरब स्टेट से उनको यहाँ पर हरा दिया। और धीरे धीरे होले होले यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रांजिशन जो है वो कैसा हमें देखने को मिलता है इजराइल का। मतलब पहले यहाँ पर 1946 पूरा पैलेस्टाइन जो है वो हमें ग्रीन इसमें देखने को मिल रहा था। देन 1947 अगर हम देखते हैं यूएन प्लान के बाद यहाँ पर 2 स्टेट, इसलिए इस तरीके का देखने को मिलता है। देन उसके 1967 तक हमें पैलेस्टाइन जो है वो सिर्फ यहाँ और यहाँ तक होता हुआ हमें देखने को मिला। एंड 2016 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ गाजा स्ट्रिप एक एंड देन यहाँ पर कुछ पार्ट्स, बाकी पूरा इजराइल जो है उसके अंडर में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पैलेस्टाइन जो है उसका आगमन, उसका उगम जो है वो यहाँ पर होता है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इजराइल जो है उसने यहाँ पर गाजा स्ट्रिप उस पर भी कंट्रोल ले लिया एंड वेस्ट बैंक जो है उस पर भी अपना कंट्रोल जो है वो ले लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो जो रीजंस है वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ज्यूइश पॉपुलेशन है वो यहाँ पर वेस्ट बैंक में सेटल होना शुरू हो गई थी, है ना। यहाँ पर आप देखोगे वेस्ट बैंक जो है वहाँ पर भी सेटल होना शुरू हो गई थी, जिससे क्या हुआ उन्होंने सारी ही जो चीज़ें हैं वो अपने तरफ लेना यहाँ पर शुरू कर दिया। यहाँ पर आप जेरूसलम देख सकते हो जो उन्होंने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से की। देन उसके बाद यहाँ पर रीजंस क्या रहे हैं, रीजंस उनके जो इस तरीके से एक्सपांशन के रहे हैं उसके पीछे रिलीजियस इशू बोलिए, देन टेरिटोरियल क्लेम्स बोलिए, है ना, देन चीप हाउसिंग बोलिए। तो ये सभी वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ पर इजराइल था, इजराइल लोग थे, उन्होंने अपने आप को सेटल करना शुरू कर दिया अलग अलग जगहों पर, जिससे जो इजरायली लोग हैं वो वहाँ पर सेटल हो जाएंगे। तो अपने आप उनका जो एक्सपांशन है, टेरिटोरियल एक्सपांशन है, वो हमें देखने को मिलेगा। ये सेटलमेंट्स की वजह से क्या हुआ, जो पैलेस्टीनियंस है वो यहाँ पर काफ़ी स्कैटर्ड हो गए, अनकनेक्टेड हो। मतलब वो होता है ना कि एक साथ अगर लोग हैं तो उनमें शक्ति होती है, लेकिन अगर उनकी शक्ति को तोड़ना है तो उनको डिवाइड करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से क्या हुआ, पैलेस्टीनियंस जो है वो यहाँ पर स्कैटर्ड होना शुरू हो गए, अनकनेक्टेड होना शुरू हो गए, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बाउंड्रीज है वो यहाँ पर ब्लर्ड हो गई एंड जो यहाँ पर फ्यूचर है इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट का वो भी यहाँ पर ब्लर होना शुरू हो गया था। देन उसके बाद PLO क्या है, PLO अगर हम देखते हैं तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। एक रिप्रेजेंटेटिव है पैलेस्टीनियन लोगों का,
ये फाउंड किया गया था 1964 में, जब यहाँ पर जो इसराइल है उसने अपना वर्चस्व बहुत ही ज़्यादा जमा लिया, जब पूरी तरफ हमें इजरायली देखने को मिल रहा था, पैलेस्टीनियन बहुत कम देखने को मिलता, तब यहाँ पर ये फाउंड किया गया था। ये एक सेमी ऑटोनॉमस गवर्नमेंट रन करता है, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी। PLO एंड PA जो है कंट्रोल किया जाता है फतह के द्वारा, एक सेक्युलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसराइल पैलेस्टीन पीस प्रोसेस। यहाँ पर पीस प्रोसेस जो उसकी भी कोशिश की गई, जो इनिशिएट हुआ था 1993 ऑस्लो अकॉर्ड के तहत। यहाँ पर USA जो है वो यहाँ पर शामिल होता है, वो यहाँ पर जो पीस है वो लाने की कोशिश करता है। इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट गाजा एंड वेस्ट बंगाल में लाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अब कोर इशू जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोशिश कई बार की गई कि यहाँ पर पीस ट्रीटी हो, पीस अग्रीमेंट्स हो, निगोशिएशंस हो, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट जो है वो इस तरीके से घिरा हुआ है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, जहाँ पर कोल्ड वॉर बोलिए या हर पर्सपेक्टिव से बोलिए इस तरीके से घिरा हुआ है। क्योंकि USA अगर आप देखोगे तो USA जब कोल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि USA और इसराइल के पहले पटता नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कोल्ड वॉर चल रहा था USSR एंड USA के बीच में, तो इसराइल उनको एक अच्छा बफर स्टेट देखने को मिल रहा था, जहाँ पर वो अपना वर्चस्व अगर बढ़ा देते हैं तो उनको एक बफर स्टेट की तरह वो काम कर रहा था। तो इसलिए उन्होंने अपना रिलेशन जो है बढ़ाने की शुरुआत की। देन उसके बाद कोल्ड वॉर जब खत्म हो गया, उसके बाद भी USA और इसराइल के बीच में अच्छे रिलेशन रहे हैं। लेकिन जब ओबामा का टाइम आया था उस टाइम पर और जो रिलेशन है USA के और इसराइल के डगमगाए थे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आया था उस टाइम पे तो रिलेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो गए थे, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी वहाँ पर सिमिलर देखने को मिल रही थी, प्लस जो जेरूसलम है उसको भी वहाँ रिकॉग्नाइज वगैरह किया जा रहा था। इस वजह से USA के रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब यहाँ पर कोर इश्यूज़ की जब हम बात करते हैं, वेस्ट बैंक बॉर्डर एंड सेटलमेंट है ना, यहाँ पर जो बॉर्डर इश्यूज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम का जो मुद्दा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसराइल की सिक्योरिटी एंड पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी क्राइसिस, ये मेन मुद्दे हैं जो यहाँ पर जो कोर इश्यूज़ है जिनको यहाँ पर रिजॉल्व जो है किया जाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो सोल्यूशंस निकलते हैं वो कुछ इस तरीके के निकलते हैं कि 1 स्टेट एंड 2 स्टेट सोल्यूशन जो है यहाँ पर रहने चाहिए। अब 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो क्या कहता है, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इसको सपोर्ट करती है 2 स्टेट सोल्यूशन को। इसमें जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ऑफ स्टेट ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टाइन, ये यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी जो उनके द्वारा कहा जाता है। देन 1 स्टेट सोल्यूशन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसराइल है उसका वेस्ट बैंक है एंड गाजा स्ट्रिप है, इसका मर्जर कर दो 1 बिग नेशन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर समस्या ये निकल कर आती है कि अगर मर्जर कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स है वो भी मिल जाएंगे, है ना, इन लोगों को। तो उससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो इसराइल है उसको खतरा महसूस हो सकता है। तो इसलिए ऐसा है कि यहाँ पर ये भी बोला गया कि ठीक है वोटिंग राइट जो है वो नहीं देना, ये सब कुछ करना। लेकिन ये 2 स्टेट सोल्यूशन बोलिए, 1 स्टेट सोल्यूशन बोलिए, इसका सोल्यूशन तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। और इसके सोल्यूशन ना निकलने के पीछे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वही इन्वॉल्व है कि एक साथ यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर है वो जब मिडिल ईस्ट मतलब वर्ल्ड वॉर का हब है, जहाँ पर सभी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व है, एक दूसरे का बदला निकाल रही है एक प्रॉक्सी वॉर के जरिए। देन उसके बाद अगर हम करंट स्टेटस देखते हैं तो करंट स्टेटस में हमें देखने को मिलता है इसराइल जो है वो यहाँ पर डी फैक्टो अपने सेटलमेंट जो है वेस्ट बैंक में वो इंक्रीज कर रही है। इसराइल ने जीरो इंक्लिनेशन जो है पीस टॉक के पीछे अपना दिया है कि यार हमको कुछ पीस टॉक वेस्ट टॉक में कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो हमारे पर्सपेक्टिव से आता है वो है इंडिया का स्टैंड। इंडिया का स्टैंड क्या है? अब देखिए, इंडिया जो है उसकी लॉन्ग सिंपेथेटिक रहे हैं पैलेस्टीनियन कॉज के लिए। जो पैलेस्टीनियन है उसके लिए हम पहले से ही, मतलब गांधी जी थे उस टाइम से हम यहाँ पर काफ़ी सिंपेथेटिक रहे हैं। इवन 1938 में महात्मा गांधी जी उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया था पैलेस्टीनियन कॉज को। इंडिया ने 1947 में, अब तो यहाँ पर आज़ादी मिल गई है ना, अब अंडर में नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर जो पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन है UN जनरल असेंबली अगेंस्ट में यहाँ पर वोट किया था। ठीक है, इससे इंडिया जो है वो ओनली नॉन अरब कंट्री था जो इस तरीके की चीज़ इंडिया ने की थी। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद इंडिया जो है वो फर्स्ट अरब कंट्री था जिसने PLO को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप आपके आंसर राइटिंग में लिख सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा आंसर आपका बनेगा ये सब इसमें। 2011 में अगर हम देखते हैं, इंडिया ने यहाँ पर पैलेस्टाइन एज अ फुल मेंबर ऑफ यूनेस्को यहाँ पर वोट किया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे हमारे इसराइल एंड इंडिया के बीच में टाइल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे 2015-2016 के बाद से यहाँ पर हमारे जो टाइल्स है इसराइल के साथ वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। प्लस हमारी जो एक डिपेंडेंस है या फिर एक ट्रेड रिलेशंस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, है ना, जो मतलब आर्म्स है, एनिमेशन है, ये सब के भी लिए। इसलिए यहाँ पर है कि इंडिया जो है फर्दर यहाँ पर इसराइल मतलब इसराइल का जो एक मतलब पैलेस्टाइनियन वाला जो है उसमें यहाँ पर सपोर्ट करेगा। ये यहाँ पर काफ़ी मुश्किल नज़र आता है क्योंकि इसराइल जो उसको सपोर्ट यहाँ पर करता रहेगा, हाईली लाइकली है कि इंडिया जो है वो यहाँ पर अपना सपोर्ट इसराइल को देता रहेगा। ये हमें फ्यूचर में देखने को मिलता है। तो ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये
आपको पता रहना चाहिए अच्छे तरीके से कि क्या क्या यहाँ पर इश्यूज जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं जो इंडिया का वैक्सीनेशन है उसमें क्या क्या चैलेंजेस निकल कर आ रहे हैं। तो अगर वैक्सीनेशन में हम चैलेंजेस देखते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर 7 बिलियन लोग है ना ये वैक्सीनेट किए जाने हैं वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पर सभी को अगर 2 वैक्सीन देनी है, 2 शॉट्स अगर देने हैं, 2 जैब्स अगर देने हैं, तो आप समझ सकते हो डिमांड जो है काफ़ी हाई है ना। हर कंट्री जो है वो चाहेगी कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मतलब सिटीजन्स हैं, उनको यहाँ पर सबसे पहले वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड किया जाए। तो इससे वजह से क्या हो रहा है, जो रिच कंट्रीज़ है, जो अमीर कंट्रीज़ है, वो अपना यहाँ पर जो कार्ड है वो प्ले कर रही है एंड वो क्या कर रही है यहाँ पर 80% अगर अवेलेबल वैक्सीन जो है उन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं और ऑलरेडी अवेलेबल कर दिए हैं और अपने स्टॉक में यहाँ पर उन्होंने रख लिए हैं, है ना। और बाकी अगर आप देखोगे तो 20% जो है वो सिर्फ बाकी कंट्रीज़ को देखने को मिलता है और उसमें से भी बहुत जो पुअर कंट्रीज़ है, ठीक है, जो मतलब मिडिल ईस्ट में आती है, वो जैसे इंडिया हो गई, तो वो ठीक है, वो यहाँ पर मंगा पा रहे हैं, अच्छे ढंग से मंगा पा रहे हैं, उन पर कॉन्फिडेंस भी है। तो अगर उनको इसके लिए इन केस अगर उनको मतलब पैसे मांगने भी पड़े इस चीज़ के लिए तो भी वो पैसे उनको इजीली मिल जाएंगे, लोन बोलिए या कुछ भी बोलिए, है ना। लेकिन अगर हम पुअर कंट्रीज देखते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज देखते हैं, तो समझ लीजिए सिर्फ 1% ऑफ जो वैक्सीन है वो उनको अभी तक प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा समस्या जो है वो निकल कर आ रही है, रिप्रेजेंटिंग ओनली 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, है ना। एंड वैक्सीन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है फॉर्मुलेशन के लिए, बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें लगते हैं, है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सीमलेस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि इंडिया जो है वहाँ पर ही वैक्सीन जो है वो बन रही है ना, मैन्युफैक्चर की जा रही है, तो फिर क्यों इतना वक्त लगता है। लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमको टाइम पर मिलना चाहिए, उसका सीमलेस इंपोर्ट हमारा रहना चाहिए। और इससे क्या होता है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके बाद हम यहाँ पर जो बनाना है वो शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे उभरना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चैलेंजेस है जो यहाँ पर इंडिया के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। प्लस वहाँ पर अगर आप देखोगे तो उसमें भी करप्शन है ना, ब्यूरोक्रेट जो उनमें करप्शन हमें देखने को मिल रहा है, मतलब ऑनलाइन इसमें, क्योंकि ये सब ऑनलाइन है। तो आगे हम देखेंगे किस तरीके से ऑनलाइन जो है ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इन सब से क्या होता है, इस सब से और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो एक्चुअल में जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, उनको यहाँ पर वैक्सीन जो है वो नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर अ गाइडिंग फोर्स, ये वाला एक एडिटोरियल है। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है इसमें, कॉन्टेक्स्ट है टास्क फोर्स का, मतलब जो ऑक्सीजन सप्लाई है उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। कोविड मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि आप ऑक्सीजन सप्लाई जो है सभी राज्यों को सही ढंग से प्रोवाइड करो, लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो वैक्सीन मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के टैंकर्स निकल रहे हैं लेकिन हम तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। बीच में ही अलग अलग राज्य जो है वहाँ पर उनको अड़ा दिया जा रहा है, हम तक पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला आतंकवादी सटक लिया और उन्होंने 12 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स जो है वो यहाँ पर सेटअप किया। अब क्यों सेटअप किया, जिससे कि यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सही ढंग से मेडिकल ऑक्सीजन जो है स्टेट्स को, राज्यों को वो प्रोवाइड कर सके, एलोकेट कर सके। इसके लिए टास्क फोर्स जो है हमें देखने को मिलता है। अब टास्क फोर्स जो है यहाँ पर इसमें सीनियर ऑफिशियल्स के साथ ही काम करेगा, जो नीति आयोग के हैं, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड के हैं। इनके साथ मिलकर ये टास्क फोर्स जो है वो काम करने वाला है। और टास्क फोर्स में जो सब ग्रुप्स है स्पेशलाइज एरिया के, रीजन्स के, वो भी यहाँ पर इंक्लूड किए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट वाले लोग भी रहेंगे, इसमें सभी लोग रहने वाले हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकर्स है ना, इसके थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सोल्यूशन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। जो भी यहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 12 पॉइंट टर्म ऑफ रेफरेंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें से फर्स्ट 5 जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई पर ही फोकस करते हैं। मतलब किस तरीके से हम ऑक्सीजन सप्लाई करना है, किस तरीके से टैंकर्स की जो व्यवस्था है उसको इंक्रीज करना है ना। जैसे नितिन गडकरी जी का एक इंटरव्यू आ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि जो टैंकर्स है हमारे पास, पहले कई सारे टैंकर्स थे लेकिन टैंकर्स भी अब ब्लैक में जा रहे हैं, कई सारे, मतलब 5-5 लाख रुपए वो मांग रहे हैं टैंकर्स वाले। तो इतना वहाँ पर ये हो रहा है और वो भी ब्लैक में जा रहा है। तो हमने वहाँ पर 3 टैंकर जो हमारे पकड़ के रखे हुए हैं। तो मतलब इस तरह की अवस्था हमें देखने को मिल रही है कि टैंकर्स का ब्लैक मार्केटिंग जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो सप्लाई करता है इधर से उधर, ठीक है। तो ये टर्म ऑफ रेफरेंस के तहत यहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई किस तरीके से होगा इसके बारे में बात हो रही है। देन रिमेनिंग 6 जो है वो यहाँ पर एम करते हैं कि ब्रॉडर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स हमारा कैसा रहे, क्योंकि इन दी एंड ये एक डिजास्टर है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्स में हमने देखा हुआ है कि कैसे हमें यहाँ पर प्रिपेयर्डनेस बढ़ानी पड़ती है।
कैपेसिटी बिल्डिंग को हमें इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे कि हम जो रिस्क है उसको रिड्यूस कर सके। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैपेसिटी बिल्ड करना, प्रिपेयर्डनेस रखना, है ना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारे जो प्लानिंग है, एडॉप्टिंग रेमेडियल मेजर्स, देन उसके बाद यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी उसका फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं, देन उसके बाद यहाँ पर जो एबिलिटी ऑफ ट्रेंड डॉक्टर्स है, नर्सेस है, उनका यहाँ पर सजेशंस सब कुछ रहे, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एबिलिटी जो है हमारी एसेंशियल ड्रग्स की, मेडिसिन की, तो वो भी यहाँ पर जो मेजर्स उसके लिए चाहिए होंगे वो भी यहाँ पर सजेस्ट करना, उसके ऊपर रिव्यू करना, ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है टास्क फोर्स के द्वारा। अब देखिए इसमें भी हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 12 इंडिपेंडेंट मेंबर्स ये जो है फोर्स के, अदर 2 आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्स ऑफिशियो, ये यहाँ पर लीडिंग क्लिनिशियंस है ना, मतलब ऑल 10 अगर हम देखते हैं लीडिंग क्लिनिशियंस है, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है, वीरोलॉजिस्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर काम करना है। हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई बीमारी के ऊपर काम करना है ना, हम यहाँ पर बीमारी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। अब इसका सिग्निफिकेंस जो बेनिफिट्स है वो तो कहीं ज़्यादा होंगे ही, कि यहाँ पर जो करप्शन है वो कम हो जाएगा, जो इफेक्टिव तरीके से यहाँ पर काम हो पाएगा, जो चीज़ें हैं इतने सारे लोग रहने की वजह से बातें बाहर निकल कर आएगी, चीज़ें सामने निकलेगी। लेकिन स्टिल यहाँ पर चैलेंजेस ये हैं कि एक ब्रॉड एरिया है ना, लॉन्ग टर्म एंड इफेक्टिव पेंडेमिक रिस्पॉन्स अगर चाहिए तो यहाँ पर ब्रॉडर एक्सपर्टीज की यहाँ पर जरूरत है देन मेडिकल केयर। मेडिकल केयर मतलब ऐसा नहीं है ना यहाँ पर हम ऐसा कोई टास्क फोर्स बना रहे हैं कि वहाँ पर गए वहाँ पर इलाज उनका हो रहा है, इलाज की बात नहीं है, यहाँ पर है कि पेंडेमिक ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम कैसे इसको रोकें, कैसे ये चैलेंज को हम रिजॉल्व करें। तो इसके लिए ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो टास्क फोर्स के ऊपर भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके बाद और सिंप्लीफाइड तरीके से टास्क फोर्स के बारे में देखेंगे ही, लेकिन स्टिल अगर आपको आता है तो एक आइडिया आपको रहना चाहिए कि टास्क फोर्स क्या है, क्योंकि जब आगे टास्क फोर्स के बारे में कोई भी चीज़ आती है तो हम टास्क फोर्स क्या है इसके ऊपर संवाद नहीं करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन जो भी उसके सोल्यूशन, चैलेंजेस, जो भी वे फॉरवर्ड रहेंगे उसके ऊपर यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डिकोडिंग इनइक्वालिटी इन डिजिटल वर्ल्ड, ये अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है एजुकेशन हेल्थ में, ये इनइक्वालिटीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा वर्स होता जा रहा है, फिर इनइक्वालिटीज़ जो है ये काफ़ी बुरी जो इसमें डाल रही है, जो भी इसमें होता है वो। ठीक है, अब ये क्यों कहा जा रहा है, सबसे पहले तो काय में आता है, सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है एजुकेशन में। एजुकेशन में अगर हम देखते हैं तो नेशनल सैंपल सर्वे डेटा जो है 2017 का, उसके तहत सिर्फ 6% ऑफ रूरल हाउस होल्ड जो है एंड 25% हाउस होल्ड जो है उनके पास कंप्यूटर है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि पढ़ने के लिए क्या चाहिए, हमें कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इतने कम पॉपुलेशन के पास अगर कंप्यूटर है तो पढ़ कैसे पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, है ना। एक्सेस जो है इंटरनेट फैसिलिटी का सिर्फ 70% रूरल एरिया एंड 42% अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि क्या फिर रूरल एरिया से वो बाहर जाकर रास्ते पर बैठ कर पढ़ेंगे क्या, है ना। सर्वे जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, आजिम प्रेमजी फाउंडेशन एंड असर एंड ऑक्सफर्म, बिटवीन 27% टू 60% यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस एक्सेस नहीं कर सकते हैं। क्यों एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास डिवाइस नहीं है, शेयर्ड डिवाइस हमें देखने को मिलते हैं, जो डेटा पैक्स है वो खरीद नहीं सकते, इनएबिलिटी टू बाय डेटा पैक्स, जो स्टेबल कनेक्टिविटी है वो हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इसके वजह से क्या है, ऑनलाइन जो क्लासेस है वो अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब फैक्टर जो यहाँ पर अफेक्ट करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन को इंडिया में, तो ये सब हमें देखने को मिलता है, जैसे कि जो अवेलेबिलिटी है क्वालिटी एजुकेशन की, सबसे पहले तो क्वालिटी एजुकेशन तो सही रहना चाहिए ना, है ना, नहीं तो क्या है, बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिलते हैं अभी जो कॉलेजेस स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि अब देखिए क्या है कि सडनली अगर जो एजुकेटर्स हैं, जो सर हैं, मैडम हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, अब उनको स्विच होना काफ़ी मुश्किल है ना ऑनलाइन इसमें। अब उसमें पढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सिर्फ रीडिंग ही हो रही है, या फिर कई कई जगहों पर तो ये भी देखने को मिल रहा है कि यूट्यूब के, मतलब जो जूम या फिर गूगल मीट होता है ना, उस पर क्या किया जा रहा है, यूट्यूब के जो वीडियोस है वही चला दिए जा रहे हैं कि ये देख लो, मतलब खुद नहीं पढ़ा रहे, जो यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल वो बताए जा रहे हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हो रही है। एम्प्लॉयबिलिटी जो क्वोशेंट है वो यहाँ पर आता है, गवर्नमेंट डेटा डिजिटल इनिशिएटिव जो है वो आता है, स्मार्टफोन यूज़र बेस जो है वो हमें कम देखने को मिलता है, इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना नहीं हुआ है ना, तो ये अफेक्ट करता है, डिस्पोजेबल इनकम अफेक्ट करती है, यंग पॉपुलेशन अफेक्ट करती है, कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन अगर बहुत ज़्यादा ही है तो फिर कैसे ही हो पाएगा। तो ये जो है वो बहुत बड़ी खामियां, बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो हमें देखने को मिलती है। देन अदर इनइक्वालिटीज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें आता है कि यहाँ पर नीड अ बेड ऐप लो, है ना, मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर तुमको बेड की ज़रूरत है तो ऐप के थ्रू आप देख लो कहाँ कहाँ पर बेड है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब
हमने देखा है कितने कम लोगों के पास इंटरनेट पैक है, कितने कम लोगों के पास फ़ोन है, तो कैसे वो पेड की व्यवस्था देख सकते हैं, कैसे ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं? तो मतलब उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही थी। अमीर इंसान है, उसका मोबाइल है, उसको फटाफट मिल जाएगा, है ना। और उसमें भी ऐसा होता है करप्शन की वजह से ऑनलाइन इसमें सब बुक 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 बताते हैं, फिर वहाँ हम जाते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा बेड जो है वो तो ब्लैक में बिका जा रहा है, ऐसा भी होता है। यानी यहाँ पर कोविन जो है उसको बुक करने का स्लॉट, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो गरीब इंसान कैसे करे, क्योंकि अब तो 18 to 45 अगर हम देखते हैं तो इससे बुक करना पड़ता है, तो कैसे होगा। उसमें भी हमें बुक ही देखने को मिलता है मोस्टली। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हो रही है, तो इनइक्वालिटी जो है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई हमें देखने को मिल रही है। अब पॉइंट जो है वो काफ़ी सिंपल है, क्या है कि जब तक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, हेल्थ सर्विसेज इंक्रीज नहीं होता है, ऐसे ऐप जो है आरोग्य सेतु बोलिए, डिजिटल हेल्थ आईडीज बोलिए, ये यहाँ पर कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। हमें हेल्थ एक्सपेंडिचर पर खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, जो हेल्थ सर्विस है उसको यहाँ पर इंक्रीज करनी पड़ेगी। लॉज जो है मेडिकल माल प्रैक्टिसेस पर वो हमें इन्फोर्स करने पड़ेंगे स्ट्रिक्टली, जिससे कि ऐसे जो ब्लैक में यहाँ पर हो रहा है, अगर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए तो फिर कैसे वहाँ पर ब्लैक में बेचा जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं तो ये बेसिकली रियल प्रॉब्लम है। उस तब तक हम यहाँ पर डिजिटल इस पर कुछ भी, डिजिटल इस पर क्या है, बुक बताने में क्या जा रहा है ना। तो ये सारी समस्याएं जो उसका निवारण होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और MM Academy ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।